अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन हेल्थ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तहज़ीब ताहिर। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों के अमराज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, तो बच्चों की सेहत भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बात करेंगे बहुत ही मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर नवीद अकबर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे पीड्स के बारे में। सबसे पहले आप हमें और हमारे नाजरीन को ये बताएं कि पीड्स के शोबे में किस उम्र के बच्चों तक का सामना होता है। देखिए जी, जो पीडियाट्रिक्स का शोबा है इसको हम नॉर्मली जब से बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 18 साल तक की उम्र तक हम इनको 18 साल की उम्र तक। लेकिन कुछ बच्चों में या कुछ मामलात में हमें इवन उनके पैदा होने से पहले भी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है बच्चे की सेहत के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में। सो नॉर्मली 18 साल तक जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं। जो 1 से 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये टॉडलर्स हैं। उसके बाद प्री स्कूलर्स आते हैं, फिर स्कूलर्स आते हैं और फिर जाके एडोलेसेंट्स आते हैं जो कि 18 साल से 19 साल तक चलते हैं। 18 साल की उम्र तक चलते हैं। लेकिन 12 साल के बाद तो इसी तरह से कहा जाता है कि बच्चा बालिग हो जाता है, तो फिर दूसरे जनरल फिजिशियंस के पास ऑटोमेटिकली पेरेंट्स लेकर जाते हैं। तो क्या ये चीज़ गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। बच्चे की या एडल्ट की बॉडी सेम होती है, सेम फंक्शनिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं, इसको एडोलेसेंट मेडिसिन कहते हैं। एडोलेसेंट मेडिसिन बेसिकली ये पीडियाट्रिक्स का पार्ट ही है, लेकिन चूंकि वो एक बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं तो ये दोनों की डोमेन में आ जाता है। इनको अडल्ट मेडिसिन वाले भी देख लेते हैं और पीडियाट्रिशियंस भी देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं हमारे नाजरीन को भी कि कितने अरसे तक बच्चे की पैदाइश के बाद उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहती है, हिफाजती टीकों की ज़रूरत रहती है? जो बहुत ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत होती है वैक्सीनेशन या हिफाजती टीकों की, जो कि WHO की कैंपेन भी रन करती है, जिसको हम कहते हैं EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अलॉन्ग विद WHO विद कोलैबोरेशन विद हुकूमत पाकिस्तान, ये हिफाजती टीके सारे गवर्नमेंट के सेंटर्स में भी लगते हैं और प्राइवेटली भी दिए जाते हैं। तो जो मैंडेटरी वैक्सीन है वो पहले 2 साल पे कंप्लीट हो जाती हैं। जो कुछ वैक्सीन्स होती हैं कि जिनका हमें इन्हीं वैक्सीन्स के बूस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो 4 से 6 साल पे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं कि जो हमारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर 2 से 5 साल तक दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे टाइफाइड की वैक्सीन ये हर 2 साल के बाद दी जाती है। जो टेटनस की वैक्सीन है 5 साल के बाद एवरी 5 ईयर्स दी जाती है, ठीक है। और उसमें फिर इसी तरीके से जिस तरह बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर नॉर्मली ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। जो बच्चे हेपेटाइटिस को भी वैक्सीनेशन हो चुकी होती है बर्थ पे, इनकी टाइफाइड की भी हो चुकी होती है, टेटनस की, पोलियो की, हेपेटाइटिस A और B जो है, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, ये बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो कि विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स हो जाती हैं। लेकिन इन सब की वैक्सीनेशन के बावजूद अक्सर बच्चों को शिकायत हो जाती है मीज़ल्स की, मम्प्स की। उसकी क्या वजूहत है? कोई भी वैक्सीन 100% प्रिवेंशन नहीं देती है, ठीक है। जो भी WHO वैक्सीन अगर किसी चीज़ की अप्रूवल देता है वैक्सीन की, तो वो वैक्सीन नॉर्मली 85 to 90% तक कवरेज देती है। लेकिन अगर उस वैक्सीनेटेड बच्चे में इसके बावजूद भी अगर कोई बीमारी होती है तो वो इतनी शदीद नोयत की नहीं होती है। तो वो एक बहुत ही आप समझ लें माइनर मैनिफेस्टेशंस होती है और थोड़े ड्यूरेशन के लिए होती है, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस होती है। विदाउट कॉम्प्लिकेशन और मेडिकेशन से वो ठीक हो जाती है एक अपने मखसूस टाइम के बाद। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में एक चीज़ है, एक बीमारी है, डिज़ीज़ है जिसे हम पोलियो कहते हैं। हमारे माशरे में क्यों अभी भी जो है वो पोलियो फ्री हम नहीं हो सके हैं? क्या इसकी वजूहत है, क्या असरात है कि हमारे बच्चों को आज भी पोलियो के शिकार होना पड़ता है? देखें, ये एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। ये एक मल्टी फैक्टर, या जिसको आप कसीरुल जाती कह सकते हैं, मेरे उर्दू में यही कहेंगे कि इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, ठीक है। एक हमारी जो रीज़न है वो वाटर सप्लाई है कि अगर गंदा पानी, क्योंकि पानी जब भी पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं आएगा तो ये पोलियो वो बीमारी है जो बाय माउथ पीने के पानी या खाने के साथ ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। फीको ओरल रूट कहते हैं, तो उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है। और जहाँ पे भी आपका हाइजीन के मेयार प्रॉपर नहीं होंगे, वाटर सप्लाई अप्रोप्रिएट नहीं होगी, खाने पीने का सामान में हाइजीन नहीं होगी, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें। दूसरा, पॉपुलेशन ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है, यस। और उसमें सम टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मिथ्स की वजह से वैक्सीनेट नहीं करवाते हैं कि शायद
इसमें जो मिथ मशहूर है जो आजकल चल रही है कि इससे शायद बच्चे पैदा नहीं कर सकते वैक्सीन की वजह से लोग, तो ये सारी गलत बातें होती हैं। मेरा ख्याल है 25 करोड़ की आबादी है और कितने बच्चे पैदा करेंगे, यू विल हैव टू इतना इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग फील करते हैं कि पोलियो की वैक्सीन में कोई मसला है तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से जाके इसकी तसल्ली भी कर सकते हैं। इसके ऊपर वैक्सीन जो WHO बना रहा है उसके ऊपर एक VVM वैक्सीन वाइल मार्कर होता है, उसका वो सेफ्टी चेक हो जाती है। अगर उसका कलर वाइट है या ऑफ वाइट है तो ये ठीक है, आप बच्चों को पिलाएं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे सोशल वैल्यूज़ की वजह से लोग इसके बारे में बदगुमानी का शिकार होते हैं, पिलाते नहीं हैं। और पानी की सप्लाई बेहतर नहीं है, खाना पीना ओवरबर्डन, तो और मेडिकल सहूलियात का दस्तयाब ना होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पोलियो के लिए। लेकिन 5 साल की उम्र तक तो पोलियो के कतरे फ्री पिलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं बच्चे, वो क्यों होते हैं? ये उसकी बेसिकली रीज़न वही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं, पानी, और उसके बाद कुछ मिथ्स का शिकार होना कि शायद ये अच्छे नहीं है सेहत के लिए, ठीक है, और इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस समझ लें, पॉवर्टी है, इनकी अप्रोच नहीं होती है या वो उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कतरे पिलाने हैं या नहीं पिलाने हैं। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट बहुत ही एक मैस लेवल पे कैंपेन रन करती है, मीडिया पे भी, लेकिन लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोग इतने आश्कार नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं। तो ये सारी लैक ऑफ एजुकेशन है एक तरह की हमारी सोसाइटी की। पिलाते भी हैं, लेकिन आजकल एक और देखा है कि अमीर लोग नहीं पिलाते। अमीर लोग नहीं पिलाते, गरीब फिर भी पिला लेते हैं, अमीर लोग नहीं पिलाते। उनको कतरे पिलाने वाले लोग इतने वो लगते हैं कि ये बहुत ही बैकवर्ड हैं, इनके हाथ गंदे हैं, इनकी ये गंदी है, इनकी वो गंदी है, तो दे रिफ्यूज़, दे स्ट्रेट अवे कॉल मी, मुझे कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब आप पिलाएं कि ना पिलाएं, उनके तो हुलिया ही ऐसा नहीं है पिलाने वाला। तो ये एक गलत मिथ्स है। मैं उनसे कहता हूँ भी आप हुलिये पे ना जाएं, आप वैक्सीन पिलाएं, ठीक है। और एक दिन में अगर 5 दफ़ा भी पिल गई, कुछ कहते हैं हमने पिछले महीने दिलवाई थी तो आप नहीं पिलाएंगे, तो एक दिन में कितनी दफ़ा भी पिल जाए इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है इसका। ये चीज़ तो मैंने भी अपने कैरियर में बहुत फेस की है कि वाकई में आजकल अमीर लोग नहीं, गरीब लोग फिर भी पिला देते, लेकिन अमीर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं हमारी सोसाइटी के। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो के बाद एक और बहुत ख़तरनाक बीमारी जो बच्चों में देखी जाती है वो डेंगू है। अगर पैदाइश के दौरान माँ को डेंगू हो तो क्या उसका इन्फेक्शन बच्चों में भी आ सकता है? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अगर आप मुझे इजाज़त दें। डेंगू कोई इतनी कॉमन नहीं है। डेंगू के कोई 5 केस रिपोर्ट हो गए, 7 केस रिपोर्ट हो गए, और वो भी कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। बड़ों में कॉमन है, बड़ों में कॉमन। तो मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूँ। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है वो सोकड़ेपन का है, मेल न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत है, तो उसको भी एड्रेस होना चाहिए। हमारा सारा फोकस डेंगू पे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खिलाने को। तो अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि ये ज़रा उससे कम इम्पॉर्टेंट है। डेंगू ट्रांसफ़र हो सकता है, ये एक वायरस है, प्लेसेंटा के थ्रू अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी है तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो तशख़ीस होती है वो बड़ी इजी है कि अगर माँ को ऑलरेडी डेंगू और डायग्नोज्ड केस है डेंगू का, तो बच्चे में ऑब्वियसली हम इनके प्लेटलेट्स का टेस्ट, इनका हेमाटोक्रिट कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो तो वो डिटेक्ट पहले इन टाइम हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में डेंगू जो है वो अनइवेंटफुली विदाउट कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व हो जाता है, क्योरेबल है ये। यस, इट्स क्योरेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद बच्चों की पैदाइश के वक्त अक्सर ये औकात सुनने में आता है कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मतलब अड़ अड़ के वो सांस लेते हैं, उखड़ उखड़ के सांस लेते हैं, या सांस लेने में उनकी कुछ आवाज़ें आती हैं, डिस्ट्रेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका क्या वजूहात है? देखें, इसकी कोई एक वजह नहीं है। जब भी कोई न्यूनेट पैदा होता है तो अगर उसका सांस ख़राब है तो उसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। या तो कोई अंडरलाइंग हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, या उसको कोई माँ पेट के अंदर ही इन्फेक्शन हुआ है जिसको कंजेनिटल निमोनिया कहते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उस बच्चे के फेफड़ों के अंदर थोड़ा पानी है उसमें हो सकता है, या अगर बच्चा प्री मैच्योर है, वक्त से पहले पैदा हुआ है, तो उनके लंग्स मैच्योर नहीं होते जिसकी वजह से वो पूरा एक्सपैंड नहीं करते हैं, तो उसको गालिबन आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कह रही थी। तो उसकी एक वजह नहीं होती है। इनकी वजूहात में बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हार्ट की है, लंग्स की है, ब्रेन की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे को सांस की तकलीफ़ जस्ट आफ्टर बर्थ ये हो सकती है। तो ये उसके मुआयने के बाद और कुछ टेस्ट के बाद इसकी तशख़ीस होती है इसकी एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ओके डॉक्टर साहब, निमोनिया की बीमारी छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसकी क्या वजूहात है?
निमोनिया की बीमारी बेसिकली तो फेफड़ों का इन्फेक्शन है जिसमें मल्टीपल बैक्टीरिया वायरसेस ये इन्वॉल्व होते हैं। इसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं। अगर बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, वीक है, मेल नरिश्ड है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं या ज़्यादा इन्फेक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा अगेन वही सिस्टम, हमारे यहाँ हाइजीनिक सिस्टम नहीं है। कोई हमारे यहाँ अगर एक छींक रहा है तो मुंह पे हाथ रख के बगैर छींकेगा, खांसेगा। और दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया में ज़रा डाइल्यूशन ज़्यादा है आबादी की। आई मीन वहाँ पे जगह ज़्यादा है, लोग कम हैं। हमारे यहाँ जगह लिमिटेड है, लोग ज़्यादा हैं। एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं, तो एक को खांसी नज़ला हो रहा है तो वो बिला खौफ व ख़तर दूसरों तक ये फैलाता है। तो इस तरीके से, और चूँकि बर्डन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एक बच्चे को ही, फिर दूसरे को ही, फिर तीसरे को ही, और तीसरी मेल न्यूट्रिशन जो मैंने कहा था। सो पॉपुलेशन ओवरबर्डन है, मेल न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन नहीं करवाते लोग। तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं जिससे बच्चे इस तरह के इन्फेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना ज़रूरी है कि माँ अपने बच्चे को खुद फीड करवाए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मैं ज़रा इस पर बोलना चाहूँगा। क्योंकि हमारी आजकल की लेडीज़ इस तरह का नहीं करती हैं। आजकल की लेडीज़ कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा। उसकी भी रीज़न यही है कि शायद उनके बारे में बहुत सारे मिथ्स होती हैं। हमारे यहाँ इसको लैक्टेशन फेलियर कहते हैं कि माँ अपना दूध नहीं पिलाती, और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, मैं सारे रीज़न गिनवाता हूँ आपको, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि माँ बदले ले रही है। बदले ले रही है किस चीज़ के? बदले इस चीज़ के ले रही है कि माँ जब हमारे पास आती है वो बड़ी डरी सहमी, और वो बेचारी के ना डर में होती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है कि डरी होती है। हमारे यहाँ कंबाइन फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। दादी का रोब, नानी का रोब, नंद का रोब, ससुर का अगर कोई है, तो एक कंबाइन फैमिली सिस्टम में सारा उसको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि ये नहीं दूध अच्छा, ये नहीं अच्छा, तुम क्यों नहीं करवा रही हो। इवन के शी इज़ नॉट अलाउड टू नेम द बेबी, उसको अपना नाम बच्चों को भी रखने की इजाज़त नहीं होती है। तो एक वो बड़े रिसेसिव माहौल में रह रही होती है। तो साइकोलॉजिकल थॉट्स यही कहती हैं कि वो शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी। अगर एक माँ खुश नहीं होगी अपने घर में, क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, शायद वो गोल रोटी भी पकानी है और सारे घर के काम भी करने हैं, तो फिर भी तो जब इस तरह होता है तो वो इतनी ज़्यादा मदर फीड में मोटिवेटेड नहीं होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। और उसके बाद हम माँ से पूछते हैं कि अपनी फीड क्यों नहीं कराई, तो हमें 4 जवाब सुनने को मिलते हैं। माँ का ऑपरेशन हुआ था इसलिए नहीं करवाई, दूध आया ही नहीं, बच्चे ने पिया ही नहीं। तो ये 3-4 बातें, या दूध कड़वा था या जहरीला था, तो ये या दूध उतरा ही नहीं। तो ये 4 बातें होती हैं जो कि सारी रॉन्ग हैं। अल्लाह ताला ने अगर बच्चा दिया तो दूध भी साथ ही आता है, लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ सपोर्ट है माँ को। माँ की अपनी मोटिवेशन भी नहीं है और सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा बात यह है कि बच्चे को चूँकि आप शुरू से दूध फीडर लगा देते हैं और इसमें पूरा माफिया इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, नर्सेज इन्वॉल्व हैं, पैरामेडिक्स इन्वॉल्व हैं, कमीशन मिलता है सबको, तो देर स्ट्रेट अवे राइट द फार्मूला। सो नो वन इज़ मोटिवेटेड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, और जो सफ़र करता है वो सिर्फ बच्चा होता है। और आपको मैं थोड़ी एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आजकल जितने नमूनिया एस्थमा बच्चों में हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी कॉज लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है अगर ब्रेस्ट फीड हो जाए? इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चों में, कौन सी इम्यूनिटी होती है? अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी पूछेंगे तो इम्यूनिटी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हर चीज़ के ख़िलाफ़ होती है। नमूनिया के ख़िलाफ़, डायरिया के ख़िलाफ़, ग्रोथ अच्छी होती है, इन्फेक्शन फ्री होता है। यस, और उससे भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, ज़हीन होते हैं। इनका IQ लेवल इनसे कहीं ज़्यादा डब्बे के दूध वालों से होता है। ये मोटे नहीं होते, ये पतले रहते हैं, बट दे आर मेंटली वेरी शार्प। ठीक है, जो डिब्बे के दूध वाले होते हैं उनमें ओबेसोजेनिक प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा डाली होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलामत है सेहत की मोटापा। बच्चा मोटा होगा तो सारे कहेंगे सेहतमंद है, तो वो मोटापा तो कर देती हैं, बट बच्चे के जहन उतने फास्ट नहीं होते, और बड़े हो गए वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियों का भी शिकार होते हैं।